एक तो ना बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग लिख लेंगे जितनी चीजें हमने कल पढ़ी थी और जितनी चीजें आप लोगों ने रीडिंग के थ्रू पता लगाया। हमारे पास प्रोफेज थी सबसे पहले। यस और नो? यस मैम। यस मैम। फेज के अंदर हमने सबसे पहला प्रोसेस देखा था कि जो हमारा डीएनए था उसके अंदर क्या शुरू होने लगा था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यस मैम। पहला स्टेप हमारा वहां पे ये हुआ था। और मेरे को धीरे धीरे क्या विजिबल होने लग गए थे? क्रोमोसोम गेट विजिबल। कैसे क्रोमोसोम दिखे थे? विद डबल क्रोमेटेड। ऐसे मेरे को वहां पे क्रोमोसोम दिखे थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या डेवलप होने लग गए थे वहां पे? सेंट्रोमियर ने रिलीज किए थे अपने अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते थे? स्पाइंडल फाइबर्स। दिस इज योर वन सेंट्रोमियर एंड दिस इज, ये क्या बन गया? इस सेंट्रोजोम, जब ये सेंट्रोजोम अपने अंदर से ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रिलीज करना शुरू कर देता है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं उस टाइम पे एरियल रेज। एस्टर। कैसा डायग्राम दिखा था वहां पे? कुछ कुछ इस टाइप का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग रही है, क्रोमोसोम ऐसे कंडेंस होने लग रहे हैं, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे धीरे धीरे स्पाइंडल्स बनाना शुरू कर दे। ये दिखा था। सबसे पहले ये एस्टर बनेंगे और फिर ये दोनों के दोनों एस्टर कहाँ पे आ गए हैं? एक पोल ये है मेरे पास, एक पोल ये है, अपोजिट पोल पे आ गए ना। यस मैम। बोथ एस्टर मूव टू अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे जाएंगे और अपोजिट पोल पे जाने के बाद अपने अंदर से क्या रिलीज करेंगे? फॉर्म स्पाइंडल फाइबर्स। यही पढ़ा था। और जैसे ही स्पाइंडल फाइबर रिलीज होने शुरू होंगे, जैसे स्पाइंडल फाइबर ऐसे निकलने शुरू हुए, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो सब डिसअपियर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट डिसअपियरिंग। और सबसे लास्ट इवेंट क्या होगी प्रोफेज की? लास्ट इवेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई, तब हम बोलेंगे कि मेरी जो सेल है उसका प्रोफेज फिनिश हो चुका है। और सेल प्रोफेज के बाद कौन सी फेज में एंटर हो गई है? मेटाफेज। एग्जैक्टली। तो बताओ जितना मैंने लिखा समझ में आ गया सब? यस मैम। यस मैम। आ गया। सेकेंड फेज मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर सबसे पहला मेटाफेज को हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन क्या है? कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीट ही लिख लो, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, उससे हमें क्या पता चलता है? कि सेल हमारा मेटाफेज के अंदर एंटर हो चुका है। और इसी फेज में आके प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन चल रहा था या नहीं चल रहा था? यस मैम। कंप्लीशन ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन।
क्रोमोसोमल कंडेंसेशन भी इस फेज में आके फिनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे क्या दिखेंगे, कंप्लीट क्रोमोसोम्स दिखेंगे या नहीं, या फिर हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिखेंगे। हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे, और हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी morphology of chromosome। बताओ, जितना मैंने लिखा कुछ नया तो नहीं फील हो रहा है ना, कि मैम ने कल कुछ और बताया था आज कुछ और बता रही, तो पुराना ही है। तो भाई Yes, ma'am. चल, फिर आता है कि प्रोफेज में हमने देखा था, ये मेरे पास प्रोफेज थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डिसअपियर होने लग रही थी, सेंट्रोजोम ने स्पाइंडल फाइबर बनाने शुरू कर दिए थे, क्रोमोसोम कुछ कुछ ऐसे दिखाई देने लग गए थे। मेटाफेज में आते ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पूरी तरीके से गायब, पूरी तरीके से मेरे को क्रोमोसोम दिखाई देंगे ऐसे। क्रोमोसोम के सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमियर, है ना, और यहाँ पे ये सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम से जो स्पाइंडल फाइबर निकल रहा है वो स्पाइंडल फाइबर आएंगे और आपके क्रोमोसोम से ऐसे अटैच हो जाएंगे। अब अटैच कैसे होंगे वो सीखना है। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनती है आगे, दिस इज, इसको बोलते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज काइनेटोकोर। और जो ये स्पाइंडल फाइबर अटैच होता है ना, इस काइनेटोकोर से अटैच होता है ऐसे। अब देखो, यहाँ पे मेरा बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर मतलब एक साइड से तो आपका एक पोल वाले स्पाइंडल फाइबर से अटैच्ड है, और दूसरे से दूसरे वाले पोल स्पाइंडल फाइबर से है, नहीं है, अरेंजमेंट देख रहे हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट फेज में क्या होगा, मेटाफेज के बाद Anaphase. एनाफेज में, एनाफेज में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ये जो बीच में सेंट्रोमियर है ना आपका, ये स्प्लिट हो जाएगा। बीच में सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है, इधर डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये इधर से स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड है, ये स्पाइंडल फाइबर इसको अपनी साइड खींचेगा, सॉरी एरो गलत बन गया, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये डबल है ऐसे। तो क्या होगा, दो स्पाइंडल दो क्रोमेटिड तो एक साइड चले जाएंगे और दूसरे वाले इधर एक साइड चले जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ऐसे ना, जब सेंटर में स्प्लिट होगा, Yes, ma'am. ऐसे डायग्राम में भी ऐसे ही बने हुए थे, ऐसे अटैच हो जाता है। तो एनाफेज के अंदर सिर्फ दो चीजें होती है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा एंड क्रोमेटिड मूव करेंगे अपोजिट पोल पे। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल्स। हो गया एनाफेज फिनिश। फिर आ जाओ टीलोफेज पे। टीलोफेज के अंदर आपका होगा डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन का मतलब अब हमें क्रोमोसोम से क्या बनवाना है, वापस क्रोमेटिन मटेरियल बनवाना है।
क्रोमोसोम को वापस क्रोमेटिन मटेरियल में हम कन्वर्ट कराएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकंडेंसेशन एंड हमारा रीअपियरेंस हो जाएगा किसका? रीअपियरेंस ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब हमारी वापस से आनी शुरू हो जाएंगी। बताओ आया पीमैट समझ में? व्हाट इज पीमैट? Yes, ma'am. और टीलोफेज तक हमारा कैरियोकाइनेसिस डन, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आएगा हमारा? Cytokinesis. साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? Division of Formation cytoplasm. of cells. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म को हमें डिवाइड कराना है, दो अलग अलग केसेस में होगा ये। प्लांट के अंदर अलग टाइप से होगा, एनिमल्स के अंदर अलग टाइप से होगा। प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। जैसे ये मेरे पास प्लांट की सेल वॉल है, एक सेल यहाँ पे बन गया, एक सेल यहाँ पे बन गया। अभी सेल वॉल तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, किसकी बनी होती है ये? Cellulose. ब्रेक नहीं करा सकती ना सेल वॉल को, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों सेल्स के बीच में एक प्लेट डेवलप करा दूंगी, जिसकी वजह से मेरी दो अलग अलग सेल बन जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे सेल प्लेट। तो ऐसा बोला जाता है कि प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसे होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। जबकि एनिमल सेल में ऐसा होता है, एक ये सेल बन गया, एक ये बन गया, बीच में से मेरे को यहाँ पे ऐसे डिवाइड कराना है, क्योंकि कोई हार्ड लेयर तो नहीं है ना एनिमल्स के अंदर, कोई सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो ये वाला सेल इधर से खींचेगा अपने आप को, ये वाला सेल इधर खींचेगा, बीच में से ये ब्रेक हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम आपका सेल फरो मेथड। तो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा ये आता है कि प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होता है? तो आप बोलोगे सेल प्लेट फॉर्मेशन या सेल प्लेट मेथड के थ्रू। एनिमल्स के अंदर कैसे होता है? एनिमल्स के अंदर होता है सेल फ्यूरो मेथड के थ्रू, क्योंकि कोई हार्ड सेल वॉल नहीं है, सिंपली सेल का जो बीच में से मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा, तो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। एस्टर कुछ नहीं होता, जब आपके सेंट्रोमियर्स है ना, सेंट्रोसोम्स अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करने शुरू कर देते हैं ना, उस स्ट्रक्चर को एस्टर बोलते हैं। एस्टर इज सिमिलर टू स्टार। स्टार एक प्लेनेट है, वो शाइन करता है, उसकी लाइट ऐसे चारों तरफ दिखराता है, नहीं दिखराता है? आप कभी भी स्टार बनाते होंगे छोटी क्लासेस में, ऐसे लाइट्स दिखाते हैं इसके चारों तरफ, या हम सन बनाते हैं इसकी ऐसे लाइट्स दिखाते हैं। ऐसी तो बनाई थी बिल्कुल मैंने स्ट्रक्चर। बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. सोच लो फिर भी, होगा कोई डाउट। हो गया? Yes, ma'am. चलो अब एनसीईआरटी पे आ रहा। एनसीईआरटी मैंने आपने टीलोफेज तक तो पढ़ ही लिया था ना। Yes, ma'am. अब मैं साइटोकाइनेसिस से पढ़ा। देखो एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, और एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेगा आपको नीट में, किसी भी वर्ड से क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो अब ये बोलता है कि भाई माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर। मतलब ये सिंपली ये बोल रहा है कि माइटोसिस का मतलब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होता,
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस Eukinesis. Karyokinesis. होगा? पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो पहली लाइन में लिखता है कि भाई माइटोसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो जाए, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, दो सेल, न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बने, दो सेल नहीं बने। दो सेल कब बनेंगे? बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। दो डॉटर सेल कब बनेंगी? जब हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कराएंगे, और इस प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, जो कब होता है? एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। साइटोकाइनेसिस होने के बाद ही हम कंसीडर करेंगे कि सेल डिवीजन पूरा हो चुका है। सिंपल। Yes, ma'am. ये बोलता है कि इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर अगर मेरे को साइटोकाइनेसिस कराना है तो कैसे होगा? फ्यूरो मेथड के थ्रू होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक खिंचाव बनेगा जिसकी वजह से बीच में से ब्रेक हो जाएंगे और दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। फ्यूरो मेथड ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट। इसका मतलब क्या बता रहे हैं ये? देखो ऐसे बता रहे हैं कि पहले क्या होगा, ऐसे बनेगा ये, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो एंड्स हैं ये एक दूसरे को डीपन करने का कोशिश करेंगे। कहाँ पे? सेंटर में ज्वाइन करने का शुरू करेंगे, एंड फिर बहुत डीप जाता जाएगा ये कट, और एक बार डीप इतना जाएगा कि आपकी जो सेल है दो अलग अलग सेल में डिवाइड। कि फिर वो पहले बनेगा, फिर धीरे धीरे डीप होता चला जाएगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इन एक्सटेंशिबल सेल वॉल, मतलब प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिसके अंदर कोई भी फुरो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस एक अलग मैकेनिज्म से कराना पड़ेगा, जैसे मैंने एनिमल के अंदर कराया। Yes, ma'am. जो लिखा है मैंने वही है पूरा का पूरा। तो प्लांट सेल के अंदर ये क्या बोलता है? मैंने पूरा सेल प्लेट फॉर्मेशन, उसी सेल प्लेट को यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन बोल रहा है। प्रेजेंट इन द स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में एक वॉल बननी शुरू हो जाती है। ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एक्सटिंक्शन लेटरल वॉल्स, मतलब बाहर से बननी शुरू होती है लेटरल वॉल से, और धीरे धीरे पूरी सेल के बीच में एक नई वॉल बना देती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन, और उसी सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। और यही सेल प्लेट हमें आगे जाके हम पढ़ेंगे, दिस सेल प्लेट इज नोन एज मिडिल लैमेला, जो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे लिख लो, मिडिल लैमेला जो होता है आपका वो बना होता है किससे? कैल्शियम पैक्टेट से। लिखो इसको, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, क्योंकि 11वीं में पढ़ोगे ये सारी चीजें। लिखो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन पूछते हो आप लोगों से। मैम लिख लिया। अब सपोज करो मेरे प्लांट्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रखी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर प्लांट के अंदर हो रखी है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लांट के अंदर कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा, तो क्या बोलोगे? सेल प्लेट फॉर्मेशन। Eukinesis. हाँ, या सेल प्लेट फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस। आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन में पूछा जाता है। आरती इतना लेट क्यों है बेटा क्लास में? एक तो इस क्लास की स्ट्रेंथ थी ना, पता नहीं कहाँ उठते चले जा रहे हैं बच्चे, आई डोंट नो। अगर वो बच्चे आपकी 1 जुलाई से आना शुरू करेंगे तो सीरियसली बता रही हूँ बच्चों को मैं नहीं ज्वाइन कराऊं, क्योंकि इतना सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा बच्चों का, कैसे कवर अप करोगे? अब एक बार पढ़ने के बाद हम चैप्टर्स को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज कर सकते हैं, बट जैसे मैं अभी डिटेल में चैप्टर पढ़ा रही हूँ दोबारा से थोड़ी ना ऐसे डिटेल में पढ़ने की नीड होगी हमें। तब तो मैं आप लोगों को सिंपली बता दूंगी कि प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, एनिमल के अंदर फ्लो मेथड होता है। कैसे होता है वो तो आप लोगों को याद ही रहेगा, राइट और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, हमने क्वेश्चन भी कर लिया मिनरल न्यूट्रिशन का। फिर बोलते हैं कि भाई एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे ही
जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 2 माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सेल के अंदर एक चला जाएगा, दूसरे के अंदर दूसरा चला जाएगा। 2 प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट है, एक के अंदर चला जाएगा, दूसरा दूसरे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या केस देखा जाता है, ये वाली लाइन ना बच्चों अपनी अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लोगे अच्छा रहेगा, वरना तो 12th क्लास में जाके 12th क्लास में जाके बड़ा परेशान करता है टॉपिक बच्चों को, जो कि आप लोगों को मैं काफी हद तक समझा भी चुकी हूँ। कौन से चैप्टर में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में याद करो, जब हम माइसीलियम पढ़ रहे थे, मैंने वहां पे एक आपको सिंसाइटियम कंडीशन समझाई थी, या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। Yes, ma'am. आया याद? तो अब सोचो ये मल्टी न्यूक्लियस क्यों बन रहा होगा, वहां पे भी रीजन बताया था कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद क्या होना चाहिए? साइटोकाइनेसिस होना चाहिए ना। याद रखना, एक कैरियोकाइनेसिस में 2 न्यूक्लियस बनता है, 2 न्यूक्लियस बने, साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग। बाय चांस साइटोकाइनेसिस ना हो तो फिर वो कैरियोकाइनेसिस फिर से होने लग जाएगा, उन 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनने लग जाएंगे, फिर से साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, 4 से 8 न्यूक्लियस बनने लग जाएंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज सिंसाइटियम कंडीशन या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। आया समझ में? और ये कंडीशन कब अराइज होती है? जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो रहा हो। मैम फिर ये प्रोसेस कब स्टॉप होता है? ये प्रोसेस खुद एक मतलब ये ना कोई डेफिशिएंसी या फिर कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे कोकोनट नारियल उसके अंदर होता है। नारियल के अंदर देखा जाता है, नारियल पानी सब पीते हैं, यस मैम। नारियल नारियल के अंदर वो मलाई वाला पार्ट भी निकलता है। यस मैम। तो उनमें भी डिफरेंस होता है कि जब हमारी सेल जो है, जब हमारे सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस चले तो नारियल का जो लिक्विड वाला पार्ट है उस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और नारियल का जो मलाई वाला पार्ट होता है उसको बोलता है कर्नल, उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। लिक्विड वाला पार्ट जो होता है दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब कैरियोकाइनेसिस चल रहा था लगातार, फिर एक स्टेप आने के बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब पहले एक न्यूक्लियस से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, फिर उन 8 के अंदर साइटोकाइनेसिस कराया, एक साथ 8 सेल बन गई। सेलुलर एंडोस्पर्म में नॉर्मल कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ऐसे जब होता है उसको बोलता है सेलुलर एंडोस्पर्म। कोकोनट नारियल के अंदर देखी जाती है। मैम ये फिक्स्ड प्लांट्स में होता है या फिर किसी में भी हो सकता है? ये हम जनरली जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स पढ़ा है? Yes, एंजियो ma'am. फ्लावरिंग प्लांट्स, उन फ्लावरिंग प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर भी ये पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एक सेल के अंदर 3 बार पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। उसके अलावा कोकोनट में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता, मतलब आपके सिलेबस में जितना है। 2 केसेस आप पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म के फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और आपका कोकोनट। ओके मैम। किसी को कोई डाउट है? मुस्कान, सुहानी, राहुल, आरती, जानवी, कनिका, अंशिका, नितिका, निकिता, भाई पूछो डाउट्स, नहीं पूछोगे सब टॉपिक सर के ऊपर से जाते रहेंगे, माइंड में सेट नहीं होंगे ये टॉपिक्स को। ऐसे पढ़ो कि अब पढ़ लिया ना तो भाई समझो आपको ये टॉपिक में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अवंती का जो टॉपर है ना, मतलब जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है, उसके 625 मार्क्स। कितने का होता है नीट का एग्जाम? 720. स्टूडेंट का मैंने आज ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया है, उसने अपने इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी चीज बताई। उसने बोला कि मैम मैंने ना अपनी
6th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना, लेकिन 6th क्लास में हमें नहीं पता होता डॉक्टर कैसे बनना है ना। बोलते Yes, भाई मैम मैंने 11th क्लास में सबसे पहले अपने टीचर से आते ये पूछा डॉक्टर कैसे बना जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर बनने के लिए कुछ नहीं करो, तुम 11th और 12th को ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे से कहीं से कोई भी एग्जाम तुमसे दिला ले 12th के बाद। क्योंकि मतलब उनके टीचर ने उनको बताया कि 12th के बाद तुम जितने भी एग्जाम दोगे, चाहे डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में तुम बैठ जाना, 11th और 12th का ही सिलेबस आएगा। तो तुम अपनी 11th और 12th ऐसे पढ़ो कि चाहे तुम कोई भी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दो, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए। उसको नहीं पता था नीट होता है क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नॉलेज नहीं। बोलता मैम मैंने 11th पूरा मजे से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा 11th, कुछ नहीं छोड़ा, पूरी एनसीईआरटी पढ़ डाली अच्छी अच्छी। फिर 12th में आके अवंती से वो कनेक्ट हुआ, तब उसको नीट एग्जाम के बारे में पता चला, पेपर पैटर्न क्या होता है क्या नहीं होता है, सब चीज। देन उसने 625 स्कोर किया इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक स्टूडेंट और है संध्या, संध्या भारती, उसका सेकेंड अटेम्प्ट था, वो ड्रॉपर थी, उसके 654 मार्क्स है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके 476 थे, सेकेंड अटेम्प्ट में 654। उसने भी सेम चीज बोली कि मैम मुझे नहीं पता था नीट एग्जाम क्या होता है। 11th क्लास में तो बोलती मैम नीट का नाम तक नहीं सुना था। अब एक चीज देखो, उन बच्चों से आप लोग कितने एडवांस चल रहे हो। आप लोगों को नीट भी पता है, नीट के लिए पढ़ भी रहे हो, पीवाईक्यूज भी कर रहे हो, प्लस आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है। उन लोगों को तो पता भी नहीं था। दैट मीन्स आप लोग तो उनसे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो ना। आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको तो नहीं मिली थी अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी अच्छी। क्योंकि पहले अवंती सिर्फ 12th क्लास से स्टार्ट करता था नीट के लिए प्रिपेयर कराना। इसी ईयर से हम लोगों ने 11th वाले बैचेस भी स्टार्ट किए हैं। नहीं तो 11th का नहीं पढ़ाते थे, अब 11th क्लास के बच्चों को 11th का सिलेबस पढ़ाते थे, बट 11th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। दैट मीन्स आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के सिर्फ क्लासेस लेना है, इतना अच्छी चीज। तो उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के पढ़ो अच्छे से। क्योंकि हम लोग आपसे कुछ डिमांड नहीं करता, कोई ज्यादा होमवर्क नहीं देते। आई गेस कोई टीचर नहीं देता होगा इतना कोई भी होमवर्क आप लोगों को ज्यादा देता है। कोई टीचर होमवर्क ज्यादा तो आपको पूरा पूरा दिन लग जाए? no ma'am. सिर्फ आपको क्लास में आना है, क्लास में अटेंटिव रहना है, अच्छे से पढ़ना है, बस हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बच्चों को ये चीज ना एक बार नीट एग्जाम में फेल होने के बाद पता चलता है कि भाई नीट एग्जाम कितना ज्यादा इजी है, कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लेता ना तो हो जाता। हर बच्चा यही बोलता है, और एक स्टूडेंट जो बच्चे फेल भी हुए हैं, मतलब क्रैक नहीं कर पाए, वो बच्चे भी ये बोल रहा है कि मैम पूरा पेपर आता था हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया हुआ था। बोलते एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने ना पढ़ा हुआ हो, जिसका टॉपिक मेरे को ना पढ़ा हुआ हो। लेकिन वही बात है, प्रॉपर रिवाइज नहीं किया तो उस टाइम पे आंसर्स याद नहीं है। जैसे कि सपोज यही सेम क्वेश्चन आ जाए, कर्नल है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब आपको पता है सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। एग्जाम हॉल में बैठ के कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि कर्नल फ्री न्यूक्लियर है या सेलुलर है, यही तो कंफ्यूजन होगा ना। पढ़ा हुआ है तो वहां पे गलती आप लोगों की है या टीचर की गलती है? टीचर ने तो टॉपिक पढ़ाया। हमारे गलती आप लोगों की है कि आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया। आप लोगों की ये गलती नहीं है आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है। गलती कहाँ पे आएगी, रिविजन में आएगी। तो उस चीजों को अभी से चीजें सीखते चलो। अवंती से कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए नीट में? बेटा उसका प्रॉपर अभी ना डेटा कंपाइल किया जा रहा है, क्योंकि क्वालिफाई ऐसे नहीं पता चलता। क्वालिफाई काउंसलिंग जब हो जाती है, बच्चों को सीट अलॉट होती है, उस बेसिस पे पता चलता है कि हाँ उन बच्चों को सीट मिला है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एमबीबीएस ही चाहिए होता है, वो सीट्स बीडीएस भी मिल जाए, बीएससी नर्सिंग मिल जाए, वो नहीं लेते। तो हम उनको क्वालिफाई थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। फिर सीट्स कितने बच्चों का एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में, हम वो काउंट करते हैं हमेशा। चलो बैक टू आवर टॉपिक। तो ये वाली जो लास्ट वाली लाइन मैंने बताई, इसको हाईलाइट कर लिया ना सबने, भाई क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा यहाँ से। यस मैम। Yes चलो ma'am. अब आ जाते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन, बात एक ही है ना।
माइटोसिस हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स में कराते हैं? डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। जबकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे माइटोसिस एप्लॉइड सेल्स के अंदर भी कराया जाता है। हाईलाइट करो किसके अंदर? कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ इंसेक्ट्स में। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया ना, और आपको पता ही है एक्सेप्शनल केसेस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। माइटोसिस सारी डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में एप्लॉइड सेल्स के अंदर भी होगा। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका सिग्निफिकेंस समझे। क्या सिग्निफिकेंस है? हमें पता है कि माइटोसिस से हम लोग डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट का। सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है जैसा पेरेंट सेल है डिट्टो डॉटर सेल बनता है। प्रूफ करके भी दिखाया था डायग्राम से। जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट के अंदर था कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम हमारे नए बनने वाले डॉटर सेल में था। कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया था ना? नहीं आया था ना? तो यहाँ पे माइटोसिस में ये लिख रहे हैं कि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, और माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो इसका मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। और ये सेल ग्रोथ जब होती है ना, इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जब सेल की ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। मतलब सेल ग्रोथ के टाइम पे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। माइटोसिस हेल्प करता है उस न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के रेशियो को वापस से रिस्टोर करने में, क्योंकि वो 50-50 डिवीजन करा देता है। जीवन फेज में ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। जब माइटोसिस होता है सारी चीजें इक्वली इक्वली डिवाइड होते हैं, रेशियो वापस से मेंटेन हो जाता है। ठीक है। A very significant contribution of mitosis is cell repair। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी सेल के अंदर कोई डैमेज आ जाए तो उस डैमेज को रिपेयर कराने के लिए भी हम वहां पे माइटोसिस ही कराएंगे। हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो सेल होती है, उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ा था हमने। पढ़ा था सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस बनाने में या फिर आपकी जो गट है उसकी सेल लाइनिंग्स या ब्लड सेल्स, इनको वापस से रिपेयर कराने में या इनको और काउंट बढ़वाने में भी माइटोसिस हेल्प करता है। किस किस में? एग्जाम्पल याद रखना, एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, और आपकी ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज। इनका काउंट बढ़वाने में, इनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस कराने में माइटोसिस हेल्प करेगा। माइटोसिस से ही मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो आपका एपिकल और लेटरल कैम्बियम, जिसकी वजह से प्लांट्स जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। क्योंकि हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच कॉन्स्टेंटली डिवाइड, जो डिवाइड करते रहते हैं, कभी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो डिवाइड कौन से प्रोसेस से करते हैं? माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। मैम एपिडर्मिस की लेयर जो होती है वो सिंगल लेयर होती है ना? एपिडर्मिस की लेयर सिंगल लेयर, उस लेयर की सेल में, एपिडर्मल सेल में अगर कोई डैमेज आएगा तो उसको रिपेयर करने में माइटोसिस। आपकी जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी सेल्स को भी वापस से बनवाने में माइटोसिस हेल्प करेगा। आपकी आरबीसीज, आपकी डब्ल्यूबीसीज, इनको वापस से बनवाने में माइटोसिस हेल्प करेगा। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? लाइफ स्पेन 20 डेज। कितना हुआ? 120 डेज। पढ़ो एक बार इसको, कोई डाउट आ रहा है देन बताओ मेरे को। फिर हम करेंगे मियोसिस। मियोसिस बहुत छोटा प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ये वाला पार्ट है।
मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, बाकी पूरा सेम है, डिट्टो सेम है पूरा का पूरा। सिग्निफिकेंस पढ़ो पहले वापस से। आज चैप्टर फिनिश करा दूं या फिर मियोसिस नहीं करना है फिनिश? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो, कि अगर न्यूक्लियस 3 रेशो में है तो साइटोप्लाज्म 5 रेशो में है, 2:5। और ये सेल टू सेल वेरी करता है कि जो पेरेंट के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो तो वही डॉटर सेल के अंदर भी होना चाहिए। डन। मियोसिस पे चले। यस मैम। आ जाओ। अब मियोसिस में जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस पहले ही समझा दिया, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मियोसिस हमेशा क्या बनवाने में हेल्प करेगा? जर्म सेल्स या फिर गैमेट्स। गैमेट्स, क्योंकि इससे बनने वाली सेल क्या होगी हमेशा? हैप्लॉइड। वेरी गुड। अब मियोसिस जो होता है ना, वो हमेशा 2 टाइप के होता है। मतलब मियोसिस के अंदर 2 फेजेस साइकिल्स चलती है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 की जितनी भी फेजेस हैं उसको लिखेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 को प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 2 जो होता है ना, अब देखो, अब एक कंट्रोवर्सी आएगी यहाँ पे। मियोसिस 2 जो होता है वो आपका इक्वेशनल डिवीजन के जैसे वर्क करता है। इक्वेशनल डिवीजन के जैसे वर्क। टोटली इक्वेशनल डिवीजन नहीं होता। हाँ, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस और मियोसिस 2 सेम। सेकेंड टाइम मियोसिस क्यों होता है फिर? सेकेंड टाइम कभी भी मियोसिस सिर्फ अकेला नहीं होता, मियोसिस के अंदर 4 मतलब मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये होता है हमेशा। क्योंकि मियोसिस जब होता है ना, एक सेल से 4 सेल बनती है। वो 4 कैसे बनती है? पहले मियोसिस 1 हुआ, 2 से बन गई, फिर 2 से आगे 2 बनती है मियोसिस 2 की हेल्प से। कैसे? वो देख। ये एक डिप्लॉइड सेल है, के अंदर आपने कराया मियोसिस, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ब्लड बन गया। अब मियोसिस ये कहता है भाई मियोसिस कभी अकेला नहीं चलता, वो 2 बार होता है। अब सपोज करो अगर इनमें भी मैंने वापस से रिडक्शनल डिवीजन ही करा दिया तो ये तो n/2 रह जाएगा ना आगे। यस मैम। और n/2 तो कुछ होता नहीं है, नहीं होता ना, तो इसका मतलब जो मियोसिस 2 है उसको कैसे रहना पड़ेगा? उसको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखना पड़ेगा, यस मैम। है ना। तो इसीलिए जो मियोसिस 2 होता है वो कैसे बिहेव कर रहा है? इक्वेशनल डिवीजन के जैसे। और मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन के जैसे। तभी तो एक डिप्लॉइड सेल से कितने गैमीट्स बने? 4 गैमीट्स बने। इसी वजह से आपने देखा होगा जो ह्यूमंस के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं कितने होते हैं? 200 से 300 मिलियन। इसी तो मिलियंस में बन जाता है, बिलियंस। फीमेल्स के अंदर भी फीमेल क्या? फीमेल में फीमेल्स में भी मिलियंस में होता है, स्टार्टिंग में मिलियंस में होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है फीमेल्स। लास्ट में तो 2 ही होते हैं। गैमीट्स नहीं। यस मैम। नहीं, अरे देखो समझाती हूँ।
यहाँ पे क्या है ना, मेल के अंदर वो 12th का हो जाएगा पूरा। अच्छा, फीमेल वाला बता देती हूँ मैं आपको। फीमेल में आप बोल रहे हो कि गैमीट तो एक ही होता है वो तो गैमीट। दो नहीं होते बेटा, एक गैमीट होता है। मैम दोनों ओवरी से दो गेमीट्स निकलते हैं, एक हमारा डेड हो जाता है। नहीं, एक गैमेट निकलता है एवरी मंथ, दो ओवरी होती है, अल्टरनेटली वो वर्क है। फर्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ में एक ओवरी से एग रिलीज होगा, तो दूसरी ओवरी नहीं एग बनाती और नहीं रिलीज करती। सेकेंड मंथ में दूसरी से होगा, अल्टरनेट चलता है ये। एक टाइम पे एक ही एग डेवलप होता है, एक गैमीट होता है। तो गैमीट किससे बनता है ना, गैमीट आपकी बनता है सेल से। फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है वहां पे, वो फॉलिकल्स थाउजेंड्स के अमाउंट में होता है, थाउजेंड्स। एवरी मंथ एक डेवलप होता है और वो रिलीज होता है, ऐसे प्रोसेस चलता है। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बट मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ कि ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 काउंट इतना सारा है, वो क्यों है, मिलियंस में है। क्योंकि आप देखो ना खुद, एक से चार बन रही है, चार से कितनी बनेगी, ये तो होगा ना। ये कॉन्टिन्यूसली होता जाएगा फिर तो। हाँ, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है ये। बोले तो फिर हम इसे मियोसिस क्यों कहते हैं, माइटोसिस क्यों नहीं कहते। बेटा माइटोसिस इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि माइटोसिस में हमने एक सिंपल सा वर्ड जोड़ दिया था, माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा, हैप्लॉइड के अंदर नहीं होता। इसलिए हमने इसका नाम मियोसिस 2 रखा, और हमने नहीं रखा, साइंटिस्ट लोगों ने रखा। अगर इसको भी वो माइटोसिस बोल देते तो आप पहले वाले माइटोसिस में और इसमें कंफ्यूज हो जाते कि भाई पहले मियोसिस 1 कराया, फिर मियोसिस कराओ, फिर माइटोसिस कराओ, कंफ्यूजन क्रिएट होता। कंफ्यूजन से बचाने के लिए स्टेजेस दे दिया 1 और 2। ठीक है, तो बस यही बोल रहे हैं कि भाई मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। बट डीएनए एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। Meiosis 1 initiate होगा after the parental chromosome have replicated to produce single identical chromated just phase. Meiosis involve pairing of chromosome, ये सब आगे समझाऊंगी, अभी तो फालतू की चीजें लिखी हुई है। अब देखो ये बोल रहा है मेरी सेल है, सबसे पहले जीवन में गई, जीवन से एस एस, एस से G2 जी फेज, टू G2 से। M फेज। अब प्रोफेज 1 बोलो ना, अगर कहीं पे प्रोफेज 1 लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे ना वो मियोसिस 1 की फेज है। और यस अगर कहीं पे सिर्फ प्रोफेज लिखा हुआ है तो उसको क्या समझोगे, वो माइटोसिस की फेज है ना। तो अब हमारी सेल पहले G1 में है, यस में है, G2 में है, प्रोफेज 1 में आ गई। प्रोफेज 1 को हम बोलते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये कंसीडर होती है, क्योंकि इस फेज के अंदर कुछ सब फेजेस आती है। उन सब फेजेस को याद रखने की ट्रिक, लीजा जरा पानी दे दो, क्या है ट्रिक, लीजा जरा पानी दे दो, लीजा जरा पानी दे दो। फुल फॉर्म लिखो, L4 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इनके अंदर होता क्या है, अभी शॉर्ट में लिखवा रही। लेप्टोटीन के अंदर कंडेंसेशन होता है, सबसे पहला चीज होती है कंडेंसेशन। जाइगोटीन के अंदर स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैकाइटीन के अंदर टेट्राड फॉर्मेशन होता है।
या फिर क्रॉसिंग ओवर भी होता है। डिप्लोटीन के अंदर ऑफ जो स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना ना, उसका डिसोल्यूशन होगा। और डायकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन। इसको लिख लो सिर्फ अभी। देखो ये बोल रहा है, क्या बोलते हैं कि भाई जो प्रोफेज है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है। इसके अंदर 5 सब फेजेज है। कौन सी? लीजा जरा पानी दे दो। लीजा फेज के अंदर क्या होता है? लीजा के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धीरे धीरे विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स का क्या होता है यहाँ पे? कॉम्पैक्शन होता है। पूरे लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कंडेंस ही होते रहते हैं। फिर जब पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएंगे तब हमारी स्टेज कौन सी स्टार्ट होगी? कौन सी स्टेज स्टार्ट होगी? जाइगोटीन। जाइगोटीन। जाइगोटीन को आपको याद रखना है। जाइगोट कैसे बनता है? दो गैमीट्स जब पेयर करता है, फर्टिलाइज करता है, तब जाइगोट बनता है ना। यस मैम। यस। सेम यहाँ पे भी एक बार जाइगोटीन के दोबारा अंदर- एक्सप्लेन करना। देखो बेटा, लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाना शुरू करेगा। बस इतना याद रख। कॉम्पैक्शन होगा या कंडेंसेशन होगा। ओके मैम। फिर नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट फेज आएगी जाइगोटीन। जाइगोटीन को याद रखने का तरीका बता। जेड फॉर जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट से दो गैमीट जब पेयर करता है, एक जगह मिलता है। सेम जाइगोटीन के अंदर देखो क्या हो रहा है। जाइगोटोन ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। मतलब दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम जैसे सपोज करो मेरी दो फिंगर्स है, दीज फिंगर्स, ये एक क्रोमोसोम ये एक क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम पेयर करने का मतलब दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे आएंगे जैसे गैमीट्स का फ्यूजन होता है। ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोम फ्यूज करेंगे और ऐसे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे। दिस इज नोन एज पेयरिंग। इस पेयरिंग के प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। दिस इज नोन एज, सेप्सिस। ठीक है, साइनेप्सिस हुआ। इन पेयर्ड क्रोमोसोम को, अब ये दो क्रोमोसोम थे, पेयर्ड हो गए, इन दोनों क्रोमोसोम ने मिलके एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया होगा। तो इन क्रोमोसोम को क्या बोल देंगे हम? सच पेयर्ड क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो साथ में आके अटैच हो चुके हैं। ठीक है। जाइगोटीन जैसे क्रोमोसोम, जाइगोट कैसे बनता है? दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। ऐसे जाइगोटीन फेज में दो क्रोमोसोम्स आपस में पेयर्ड होंगे, प्रोसेस होगा साइनेप्सिस। उन क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस प्रोसेस, होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट, मतलब जब हमने क्या किया, प्रोफेज की जाइगोटीन स्टेज को इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ये जो एक्स शेप मतलब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को के अंदर हमें ये दिखा, जैसे होता है ना, एग्जाम्पल दो आपको। एक और पेन नहीं है मेरे पास, एक पेन ये है और एक ये मेरी फिंगर, चलो फिंगर का एग्जाम्पल। ये दो फिंगर्स है, ये दो फिंगर्स आपस में अटैच्ड है, तो अटैचमेंट के लिए बीच में कोई ग्लू वगैरह कुछ ना कुछ चीज तो होगी ना, मैम। जिसकी वजह से चिपके हुए आप। तो जब हमने इस स्टेज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चला कि भाई ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए है ना, ये एवे ही नहीं चिपके हुए, इनके बीच में ग्लू जैसी स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच में। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ये स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से पता चला क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज एकम्पनीड, किसकी वजह से प्रोसेस पॉसिबल हो पाया? बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेस्टोमर इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट या टेट्राड। अब ये चीज समझो, बाइवेलेंट का मतलब होता है जब दो क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाता है। बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम अटैच्ड है, और दो क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि दो क्रोमोसोम क्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेट्राड। टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि 4 आर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है। कितनी आर्म्स है? 4 आर्म्स। या फिर अगर हमारे पास ऐसे डबल क्रोमोसोम है तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ही तो होगा साइनेप्सिस, ये ऐसे और ये ऐसे। इसकी एक एनिमेटेड वीडियो मैं आप लोगों को भेजूंगी, एनिमेशन वाली वीडियो देखना, कैसे साइनेप्सिस हो रहा है कैसे नहीं, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, जाइगोटीन में क्या क्या चीजें हुई? साइनेप्सिस हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम भी इसी स्टेज में बोलेंगे, साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हुआ, और जो स्ट्रक्चर बनी उसको बाइवेलेंट या फिर टेट्राड हमने बोल दिया। आया समझ? यस मैम। टेट्राड बनना स्टार्ट तो जाइगोटीन में हो जाता है, टेट्राड बनना स्टार्ट जाइगोटीन में हो जाता है, लेकिन वो क्लियरली विजिबल नेक्स्ट स्टेज में आके होता है, जो कि हम जिसको हम बोलते हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, बहुत शॉर्ट लिव होता है। इस स्टेज में हमें सिर्फ टेट्राड क्लियरली विजिबल दिखाई देता है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये देखो, ये हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रही है ये। अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दे देगा, दूसरे वाला इसको दे देगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्रॉसिंग, दिस इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसकी वजह से हुआ? जो ये हमारी आर्म्स थी ना, इन आर्म्स ने अपना आपको रिकम्बाइन कर लिया, इस वाले क्रोमोसोम का हाफ पार्ट निकल के इससे अटैच्ड हो गया, इस वाले का हाफ पार्ट अटैच हो गया दूसरे वाले से, इसको बोलेंगे क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। प्रोसेस क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर, जिसके अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम ने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर दिया। रिपीट द टेट्राड। बेटा टेट्राड का मतलब यहाँ पे होता है जहां पे दो क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड होता है, दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड भी हो सकता है, 4 क्रोमेटिड भी हो सकता है। टेट्राड, टेट्राड क्यों बोलते हैं? टेट्राड इसलिए बोलता है क्योंकि वहां पे ना आपकी 4 आर्म्स अटैच होती है, 4 आर्म्स होती हैं एक साथ अटैच, 4 आर्म्स की वजह से उसको टेट्राड हम कंसीडर करते हैं। बाइवेलेंट क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होता है नॉर्मली। ठीक है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, तो 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड, दिस इज नॉन एज टेट्राड। क्रोमोसोम बाइवेलेंट एंड क्रोमेटिड की फॉर्म में टेट्राड। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, आई गेस आप लोगों को ना थोड़ी सी अभी डिफिकल्टी हो रही है इसमें, इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप फिर एक काम करना, इसका एनिमेशन वीडियो में भेजूंगी, वो देखना सबके सब, फिर ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आप इमेजिन कर पाओगे। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट क्लास में इस पूरा चैप्टर को निपटा दूंगी, एनिमेटेड वीडियो आप लोगों को भेज दूंगी, देख लोगे, फिर फटाफट आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि कैसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब समझ आएगा। अब एक चीज है, कल है आप लोगों की रिवीजन क्लास, और आपका सिलेबस पता है ना टेस्ट में क्या आ रहा है? यस मॉर्फोलॉजी मैम। मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम दोनों है ना? यस मैम। तो दोनों में से एक चैप्टर, मतलब कल मेरे से क्या चाहते हो आप लोग, क्लास में क्वेश्चन कराऊं या क्या रिवाइज कराऊं आप लोगों को? क्योंकि मुझे चाहिए हर एक बच्चे के इस बार 90+ नंबर, 90% से ज्यादा है नहीं, हर एक बच्चे की मैं चेक करूंगी, एक एक बच्चे का स्कोर।
कल रिवीजन क्लास होगी, रिवीजन क्लास में अगर आप लोगों को रिवीजन में हेल्प चाहिए तो मैं रिवीजन कराऊंगी, आप लोगों को यही चैप्टर करना है, मैं यही चैप्टर कंटिन्यू करा, बट ये चैप्टर कंटिन्यू शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बैचेस मर्जिंग होता है। बट मैं सजेस्ट करूंगी भाई रिवाइज करो, इस चैप्टर को भी छोड़ दो, मैं करा दूंगी उसको मंडे फिनिश। टाइमिंग कल पता चल जाएगी, मॉर्निंग में शेयर कर देंगे वो लोग आपसे। मैम प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइटा करना था। प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइटा, ठीक है, मैं कल प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइटा कराऊंगी आप लोगों को, और आप दोनों चैप्टर पढ़ के आना, मैं क्वेश्चनिंग भी करूंगी आप लोगों से, और आपको कुछ कुछ चीजें सिखाऊंगी भी, थोड़ा एग्जाम्पल्स ट्रिक्स के थ्रू याद कराऊंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। बट आप लोग अपनी साइड से पूरा तैयारी करके आना, ऐसे समझना कि कल ही मैम हमारा टेस्ट ले रही, एंड मैं लूंगी भी कल आप लोगों का ओरल टेस्ट लूंगी सबसे, किसी से भी बोल सकती हूँ कोई भी एग्जाम्पल देके कि बताओ कैलोट्रॉपिक्स के अंदर कैसा एस्टिमेशन होता है, कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो दोनों चैप्टर बहुत टिप्स पे आप लोगों के होने चाहिए, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, तो ये करके आना सबके सब, एंड प्रॉमिस याद रखना भाई, इस बार 90% से ज्यादा हर एक स्टूडेंट के चाहिए, किसी को कोई डिफिकल्टी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मेरे को बताएंगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया भाई, 11वीं में सिंसियर कितना ज्यादा जरूरी है, ऐसे ही नहीं समझना कि 11वीं में ही निकल जाएगी। यस मैम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक को अभी मत रिवाइज करना,